नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपकी मुलाकात करती हूं देश के बड़े न्यूज मेकर्स के साथ। अभी आपने हाल में देखा कि जब से मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर है परमबीर सिंह, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी नहीं बल्कि एक बम था, जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसा लग रहा है कि भूचाल आ चुका है। आज शरद पवार ने, जो एनसीपी के प्रमुख है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि परमबीर सिंह ने जो भी आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार हैं, और उसका सबूत देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, उनके पास वो कागज है जिससे ये साबित होता है कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक कोरोना से संक्रमित थे और अस्पताल में भर्ती थे। बहुत सारे सवाल हैं सचिन वाजे को लेकर, अनिल देशमुख, परमबीर सिंह, ये अलग अलग इस समय ऐसा लग रहा है कि प्यादे हैं। लेकिन जो बड़ा गेम है वो क्या है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र के महाराष्ट्र के मंत्री, कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी है एनसीपी के। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्यहिंदी.com पर। जी नमस्ते। मलिक साहब, मेरा जो पहला सवाल है कि क्या हो रहा है इस समय महाराष्ट्र में? अच्छी खासी जो सरकार चल रही थी महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की, ऐसा लग रहा है कि अचानक सचिन वाजे और परमबीर सिंह की वजह से किसी ने बिल्कुल ब्रेक लगा दिया है। तो देखिए, ये बात सच है कि सचिन वाजे की वजह से महाराष्ट्र के खास करके मुंबई पुलिस की बड़े पैमाने पे किरकिरी हुई। पूरी जो प्रतिमा मुंबई पुलिस की थी वो मलिन हो गई और जिसको लेके सरकार पे भी कुछ सवाल खड़े हुए हैं। सचिन वाजे जो एक सस्पेंडेड पुलिस अफसर थे, जिसको लेके विधानसभा में सवाल उठा कि इन्होंने मनसुख हिरेन को मारा है इस तरह का, और जब तक सरकार के पास इस तरह का कोई भी इनपुट कमिश्नर साहब भी नहीं दे रहे थे, विधानसभा में 2 दिन के बाद उन्हें उनके पद से हटा के दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया। फिर कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि सचिन वजह की गिरफ्तारी होती है और इसको लेके ये बात सामने आती है कि जो एंटीलिया, जो मुकेश अंबानी जी का निवास स्थान है, वहां पे एक स्कॉर्पियो गाड़ी में बम रखा गया। तो गाड़ी में बम रखने का काम स्वयं जो सचिन वाजे उन्होंने किया, और कहीं ना कहीं जो मनसुख हिरेन है उसे रास्ते से हटाया इसलिए गया कि जो ये सारा जो फर्जीवाड़ा रचा गया उसका वो गवाह था, वो कहीं ना कहीं सच्चाई बोलना चाहता था। उसकी भी हत्या करने का काम जिस तरह से एटीएस कह रही है कि सचिन वाजे ने किया। अब ये सब सारी चीजें जब हो रही थी, उसी दरमियान मुंबई पुलिस चीफ के नाते कमिश्नर साहब को उनके पद से हटाया गया और उन्हें होमगार्ड का डीजी बनाया गया। फिर 17 तारीख को तबादले के बाद 2 दिन पहले वो मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखते हैं, जिस पत्र में वो आरोप लगाते हैं कि अनिल देशमुख जी उगाही के लिए अधिकारियों को आदेश दे रहे थे। लेकिन ये सारा जो पत्र है जिसको लेके विवाद खड़ा हुआ, कहीं ना कहीं ये सारा संदेह के घेरे में है। पहला सवाल है कि क्यों पद पे रहते हुए उन्होंने ये सारी बातें मुख्यमंत्री को नहीं बताई, एक। दूसरा, 16 तारीख को अपने एक कनिष्ठ अधिकारी जो एसीपी रैंक के हैं, जिनके पास सोशल सर्विस डिपार्टमेंट था, उससे वो सवाल पूछ पूछ के जो व्हाट्सएप चैट का एविडेंस उन्होंने क्रिएट किया, और ये कहा गया उसमें कि सचिन वाजे की मुलाकात मिड फरवरी में अनिल देशमुख जी से हुई, जो उन्होंने उनको बुलाया था। अब सारा घटनाक्रम सामने आने के बाद ये जो एक कड़ी है, दूसरा एक पत्र में उन्होंने आरोप लगाया है कि जो मोहन डेलकर की आत्महत्या है, उसमें गृह मंत्री उन पे दबाव डाल रहे थे कि बीजेपी के नेताओं के नाम उसमें डाले जाएं। अब 2 चीजों को लेके पत्र लिखा गया। अब सवाल ये है कि अगर अनिल देशमुख 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक ये कोविड से ग्रस्त होने के कारण नागपुर के एक अस्पताल में एडमिट थे, वो अस्पताल से निकले प्राइवेट विमान से, वो मुंबई शहर के अपने सरकारी निवास स्थान पे आए। उसके बाद वो होम क्वारंटाइन थे 27 तारीख तक, जब तक उनका रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आया वो किसी से नहीं मिले। 28 तारीख को कैबिनेट की बैठक में आए। अब बीच में एक सवाल बीजेपी ने उठाया, उन्होंने 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर 15 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये बात सरासर गलत है।
हम्म। 15 तारीख को वो अस्पताल से निकले मीडिया के साथी, गेट पे उन्होंने पकड़ा, कुछ सवाल पूछ रहे थे, कमजोरी के कारण वहीं वो कुर्सी पे बैठ गए और अस्पताल के ही गेट पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। हम्म। 5 तारीख से लेकर 27 तारीख तक किसी भी आम आदमी से वे नहीं मिले। और ये जो जिस तरह से ये एक सवाल उन्होंने खड़ा किया, दूसरा सवाल खड़ा किया है कि मोहन डेलकर के आत्महत्या के मामले में जो 4 टर्म के संसद सदस्य रहे हैं, बीजेपी के नेताओं को फंसाने का दबाव डाला जा रहा था। आत्महत्या मुंबई शहर में हुई तो मुकदमा दादरा नगर हवेली में दर्ज नहीं होगा। अगर आत्महत्या मुंबई शहर में हुई है तो मुकदमा दर्ज होगा। तो कौन सा दबाव था कि मुंबई में आप मुकदमा दर्ज करें? और हम्म। जहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को फंसाने के लिए कहा जा रहा था, तो मोहन डेलकर जी का जो सुसाइड नोट मिला है, उसमें उन्होंने सीधे दादरा नगर हवेली के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रफुल्ल खेड़ा पटेल, जो एक समय में मोदी जी की सरकार में गृह मंत्री थे, उन पे सीधा आरोप उन्होंने लगाया है कि ये मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं और इनकी प्रताड़ना की वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूँ, इस तरह के पत्र में उल्लेख है। तो हम्म। अगर पत्र जो आत्महत्या का जो सुसाइड नोट में सारी चीजें हैं, तो कहाँ दबाव बनाने का सवाल होता है? तो ये सारी चीजों से स्पष्ट हो रहा है कि जो परमवीर सिंह जी हैं, जो मुंबई में एंटालिया वाला मामला है, मनसुख हिरेन की हत्या का मामला है, इन चीजों को लेकर कहीं ना कहीं डाइवर्जन हो जाए पूरा विषय और अलग दिशा में चीजें जाए, इसलिए जो आरोप लगाया है वो बेबुनियाद है। और कहीं ना कहीं इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। इस्तीफे की मांग बीजेपी कर रही है, पार्टी ने स्पष्ट भूमिका की है कि मंत्री महोदय को इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, तो इसे कैसे देखा जाए कि इस समय जिस गृह मंत्री के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये एक छोटा मोटा आरोप नहीं है कि वो एक एक्सटॉर्शन की का डिमांड कर रहे थे कि 100 करोड़ रुपए हर महीने पब्स और रेस्टोरेंट से उसकी उगाही की जाए, तो ये एक छोटा मोटा आरोप नहीं है। तो ऐसे जब संगीन आरोप जिस मंत्री के खिलाफ लग रहे हों, तो नैतिकता के आधार पर क्या ये नहीं बनता इस समय कि एनसीपी उनसे कहे कि ही शुड स्टेप डाउन, या उद्धव ठाकरे की सरकार बोले कि उनको पीछे हट जाना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिक आधार पर? देखिए, आप देखिए, आरोप पहले जब परमवीर सिंह जी का पत्र आया, उससे पहले पूरा आरोप मुख्यमंत्री पे जड़ा जा रहा था। हम्म। देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि सचिन वजय को रीइंस्टेट करने के लिए शिवसेना उस वक्त जब बीजेपी के साथ थी, उन पे दबाव डाल रही थी। हम्म। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मुख्यमंत्री ने उस समय दबाव डाला था जो आज मुख्यमंत्री है, और हमने एडवोकेट जनरल को ओपिनियन के लिए भेजा था कि सचिन वजय को रिस्टेट किया जा सकता है कि नहीं। मैं हम्म। जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि सरकार की फाइलों में इस तरह का कोई भी उस समय के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी का कोई पत्र एडवोकेट जनरल को भेजा नहीं गया, ना हम्म। कोई वहां से जवाब आया। अब मनगढ़ंत आरोप पहले उद्धव जी पे लगाया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं ये जांच जिस तरह से आगे जा रही है, एटीएस ने ये माना है कि जो मनसुख हिरेन की हत्या ये वजह ने की है, और वजह को रीइंस्टेट करने का काम कमिश्नर साहब ने किया। जब वजह को उनकी जिम्मेदारी से मुक्त किया गया, तो उससे पहले 3 घंटे कमिश्नर साहब के कार्यालय में वजह और कमिश्नर साहब एक गुप्त बैठक कर रहे थे। पूरे मुंबई पुलिस के मुख्यालय में हड़बड़ी मची हुई थी। सीधे उन्हें रीइंस्टेट करने का काम कमिश्नर साहब ने किया, नहीं, लेकिन असाइनमेंट मलिक साहब, उन्होंने जो दिया। बात समझ में नहीं आ रही है कि परमवीर सिंह बिना किसी पॉलिटिकल पेट्रनेज के सचिन वाजे को रीइंस्टेट कैसे कर सकते हैं? आज जो सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि सचिन वाजे का पॉलिटिकल बॉस कौन है, आज ये बार बार ये कहा जा रहा है कि सचिन वाजे को एक पेट्रनेज प्राप्त थी शिवसेना से, और वो शिवसेना के ही माने जाते थे। तो आज परमवीर सिंह पे इस पे ये क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि उन्होंने रीइंस्टेट किया? ये तो देखिए, मैं बिना नहीं नहीं, पॉलिटिकल ये सवाल ये कंसेंसस के तो नहीं होगा। नहीं नहीं, ये सवाल है, मैं आपको फिर बता दूं कि ये सवाल शिवसेना बीजेपी साथ में थी। हम्म। 2004 में सचिन वाजे को कस्टोडियल डेथ के मामले में सस्पेंड किया गया, हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी वाजे के प्रोटेक्शन में खड़ी थी। वाजे के समर्थन में पूरे विधानसभा में पूरी बीजेपी, कहीं ना कहीं ये कि सस्पेंशन गलत है, मुकदमा गलत दर्ज किया गया, ये हम्म। सारे भारतीय जनता पार्टी नेताओं के सदन में
सदन के बाहर बयान थे। ये बात सच है कि वो बीजेपी में नहीं शिवसेना में शामिल हुए थे, लेकिन उन्हें रीइंस्टेट करने के लिए उस समय कोई दबाव डाला गया, उसके लिए भी कोई सबूत देवेंद्र जी नहीं दे पा रहे हैं। इस समय भी कमिश्नर साहब ने अपने अधिकार में रीइंस्टेट किया है, ये सच्चाई है। पोस्टिंग भी उन्होंने अपने अधिकार में दी है, कोई भी गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के कोई आदेश नहीं है। ये सच्चाई है, लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अभी भी ये जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि आज जिस तरीके से शरद पवार और बीजेपी बिल्कुल आमने-सामने आ गए। बीजेपी ने की जो आईटी सेल के हेड है अमित मालविया, उन्होंने भी ट्वीट करके एक वीडियो दिखाया जिसका आपने एक्सप्लेनेशन दिया कि वो जब निकल रहे थे तो वो थके हुए थे और वो बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सवाल-जवाब कुछ किए। लेकिन मुलाकात क्या सचिन वाजे की अनिल देशमुख से हुई या नहीं हुई, ये चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो पा रही हैं और इसका जवाब नहीं मिल रहा है। देखिए, नहीं हुई है जब कोई गृह मंत्री ये अपने होम आइसोलेशन की बात कर रहा है या गृह मंत्री अस्पताल में एडमिट है, जब नहीं है तो जिम्मेदारी से गृह मंत्री कह रहा है। अब सवाल यह है कि दो एजेंसी, ये सारा जो मुख्य मामला सचिन वाजे का है, जिसको लेके सारी जांच शुरू हुई, दो एजेंसी जांच कर रही है। एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एनआईए और दूसरी हमारी एटीएस है। अब ये एनआईए के सेक्शन 10 के तहत राज्य सरकारों को अधिकार है, एटीएस भी उसमें जांच कर रही है। अगर बीजेपी को एटीएस पे भरोसा नहीं तो एनआईए पे भरोसा करना चाहिए। सचिन वाजे के रीस्टेटमेंट से लेकर उन्हें किसी ने आदेश दिया क्या, किसके कहने पे वो बम लगाए, या बम लगाने की जानकारी कमिश्नर साहब को थी कि नहीं, मनसुख हिरेन की हत्या का मामले में उनको जानकारी थी कि नहीं, ये जांच दो एजेंसी कर रही है। आज न कल ये सारी सच्चाई सामने आएगी। हमें लगता है कहीं न कहीं जांच की जो आंच है वो कमिश्नर साहब तक जा रही थी, शायद उससे ये पूरा अटेंशन हटाने के लिए इस तरह से खत का लिखना, फिर उसी खत को लेके सुप्रीम कोर्ट में जाना। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है, सरकार अपना पक्ष रखेगी और जो भी जांच की मांग उन्होंने की है, दो मांग की है कि उनका तबादला गलत है, प्रशासनिक तबादले करने का मुख्यमंत्री को अधिकार है, किसी भी समय किसी भी अधिकारी का वो तबादला कर सकते हैं। एक सवाल जांच का है, सरकार अपना पक्ष रखेगी, सुप्रीम कोर्ट देखेगी जांच बैठाना है कि नहीं, निश्चित रूप से उसी दिशा में आदेश आएगा। हमें लगता है बड़ा मामला है सचिन वाजे का बम लगाना, बड़ा मामला है मनसुख हिरेन की हत्या करना। क्यों बम लगाया गया, किसको फायदा पहुंचाना था, किसके कहने से लगाया गया, ये सारी चीजें सामने आएगी। हमें लगता है बहुत सारे खुलासे उसके जरिए नहीं, होंगे। लेकिन मलिक साहब इस समय तो ऐसी सिचुएशन हो गई है कि समझ में ही नहीं आ रहा कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है। क्या बीजेपी झूठ बोल रही है या क्या फिर विकास अघाड़ी की सरकार वो झूठ बोल रही है? चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं बहुत। इसको कैसे समझे एक आम आदमी जो कि आज महाराष्ट्र में बैठा है या पूरे देश के लोग जो ये खबर देख रहे हैं कि किस तरीके से घमासान मचा हुआ है महाराष्ट्र में, आज किसकी बात मानी जाए कि कौन सही है? देखिए, जब सरकार बनी तो किन परिस्थितियों में यह सरकार बनी है, देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को पता है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी पहले दिन से कह रही है कि सरकार महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में गिर जाएगी। फिर कहते हैं विधायक टूट जाएंगे, विधायक टूटे नहीं। फिर आपने देखा होगा कि जिस तरह से सुशांत सिंह की हत्या के मामले को लेके मामला बिहार में दर्ज किया गया, बिहार की सरकार सीबीआई को हैंडओवर कर देती है। घटना मुंबई शहर में होती है, मुकदमा दर्ज होता है बिहार में। क्या सीबीआई ने कोई आत्महत्या की जगह किसी ने कत्ल किया या मर्डर हुआ, इस तरह का कोई मामला ला पाई? तो पहले दिन से सरकार कैसे बदनाम होगी, इसको लेके भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती रही है। हमें लगता है सरकार जिस तरह से कोरोना का संकट हो, किसानों का मामला हो, जिस तरह से काम कर रही है, कहीं ना कहीं ये जो मामला अभी आया अंबानी जी के घर के सामने बम लगाने का, एक गंभीर मामला है जिसकी जांच दो एजेंसी कर रही है। इसी के जरिए सारी कड़ियां खुलेंगी, जो सच्चाई होगी वो लोगों के सामने आएगी। बीजेपी को कम से कम एनआईए पे तो भरोसा करना चाहिए। लेकिन मलिक साहब अब जो ये पूरा मामला है, लोग कह रहे हैं कि इसकी वजह से आप मेरा जो एक पिन पॉइंटेड सवाल है आपसे कि आपको लगता है कि क्या ये सब साजिश के तहत किया गया है?
जो कि एक नहीं कई लोग ये बात बोल रहे हैं कि साजिश के तहत ये बात की गई है। आज शिवसेना का जो मुखपत्र है सामना, उसमें भी ये बातें लिखी गई हैं कि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक कंडीशन को क्रिएट कर रही है जिसमें ये दिखाया जाए कि वहाँ की कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है, वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो ये क्या सारे आधार बनाने की कोशिश कर रही है बीजेपी महाराष्ट्र में? देखिए, कमिश्नर साहब का पत्र का जो दूसरा हिस्सा है मोहन डेलकर की आत्महत्या को लेके, हुँ, वो कहीं न कहीं बीजेपी की सहानुभूति या बीजेपी के पक्ष वाली बात उसमें नज़र आ रही है। तो हुँ, अगर बीजेपी को फँसाने का काम ये सरकार कर रही है, कमिश्नर ये कह रहा है, तो कहीं न कहीं इसके पीछे भी कुछ साजिश है, जिससे कहीं न कहीं आम आदमी के दिमाग में ये बात आ सकती है। हमें लगता है कि ये कमिश्नर साहब दिल्ली गए, कुछ ले लोगों से मिले, क्या बातचीत हुई आज नहीं कल चीजें सामने आएगी। एक सोची समझी शायद कमिश्नर साहब कहीं न कहीं दबाव में हैं, जाँच एजेंसियाँ जाँच कर रही, मामला सामने आएगा और अब ये इस तरह से ये होम मिनिस्टर पे आरोप लगा रहे हैं और उसी आरोप को लेके बीजेपी के नेताओं को फँसाने की बात कह रहे हैं। अब पहले पत्र लिखा, अब कोर्ट में गए हैं। हमें लगता है जब मामला न्यायालय में गया है, तो लोगों को न्यायालय पे कम से कम जो फैसला आएगा लोगों को स्वीकारना होगा। हमें लगता है जाँच पूरी होगी, तो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अधिकारी हो, नेता हो, लोगों के चेहरे सामने आएँगे और कार्रवाई होगी। ये लोगों को विश्वास रखना चाहिए। लेकिन मलिक साहब जब आप कह रहे हैं कि परमबीर सिंह ऐसा लग रहा है कि दिल्ली गए थे, उन पर कोई दबाव है, किस तरीके का उन पे दबाव हो सकता है? कि क्या उनकी कोई साठगांठ बीजेपी के साथ हो गई है? क्योंकि वही बीजेपी पहले परमबीर सिंह की देखिए, इतनी मैं आलोचना करती थी, मैं अब ये आज अचानक से जी। मैं देखिए 2 चीज़ें मेरी जानकारी में है कि ये दिल्ली गए, कुछ हुँ, लोगों से मिले। हुँ, दूसरा जो पत्र का एक दूसरा जो हिस्सा है, हुँ, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं को फँसाने का दबाव मुझ पे गृह मंत्री डाल रहे थे, हुँ, तो ये क्या संकेत दे रहा है? और यही कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट में भी दोनों मुद्दों को लेके वे गए हैं। अगर आत्महत्या मुंबई में हुई, तो मुकदमा मुंबई में ही दर्ज होगा एक। हुँ, अगर आत्महत्या करने वाले ने कोई आरोप लगाया है जिसमें किसी के नाम सुसाइड नोट में है, तो निश्चित रूप से उन पे आत्महत्या करने को उकसाने का मामला दर्ज होता है। अगर ये 2 चीज़ें हैं, तो गृह मंत्री कैसे दबाव डालेंगे? क्या झूठी आत्महत्या की सुसाइड नोट दी गई क्या? क्या मामला मुंबई के बजाय दादरा नगर हवेली में हुआ था? हमें लगता है यही सारी चीज़ें संदेह पैदा करने वाली हैं और इसी के आधार पे हम कह रहे हैं कि ये सारे बेसलेस चीज़ें कही जा रही हैं और इस्तीफ़ा हमारे मंत्री नहीं देंगे, इसी आधार पर हमने फैसले किए हैं। तो ये क्या फुल एंड फाइनल डिसीजन है एनसीपी का कि फिलहाल अनिल देशमुख से इस्तीफा नहीं लिया जाएगा? ये क्या पूरे सिर्फ एनसीपी का ही कहना है या शिवसेना और कांग्रेस भी इस बात को मानती है कि अनिल देशमुख को अभी इस्तीफा नहीं देना चाहिए? देखिए, ऐसा है तौर पे चलाई जाती है। मुख्यमंत्री को पूरी रूप से प्रोरोगेटिव है, वो जो भी निर्णय ले सकते हैं। हमें हुँ, लगता है कि जो तथ्य हैं, जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, उसके आधार पे हम लोगों ने पार्टी के भीतर फैसला लिया है कि अभी हमारे मंत्री महोदय को कोई इस्तीफा देने की ज़रूरत नहीं। पूरा पॉलिटिकल मोटिवेटेड पत्र है। पत्र का जो दूसरा हिस्सा है, वो पूरा संकेत दे रहा है कि कहीं न कहीं बीजेपी के लोगों की सहानुभूति लेने के लिए या उनके किसी लोगों के कहने पे इस तरह की चीज़ें वे कर रहे हैं। लेकिन मामला जो मुख्य है, वाजे का बम लगाना, अंशु किरण की हत्या करना, ये बड़ा मामला है जिसे डाइवर्ट करने का भी प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मलिक साहब आपको लगता है कि ये जो सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, चाहे वो आप सुशांत राजपूत का केस देख लीजिए या कंगना रनौत का देख लीजिए, उसके बाद फिर सचिन वाजे का या एंटीलिया बॉम्ब स्केयर का जो पूरा मामला है, ये कहीं न कहीं क्या ये एक सीक्वेंस बनाता है जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार की कोई न कोई भूमिका है कि महाराष्ट्र सरकार को डिस्टेबलाइज़ किया जाए? पहले दिन से बीजेपी के सारे नेता कह रहे हैं कि सरकार महीने में गिर जाएगी, 2 महीने में गिर जाएगी, 3 महीने में गिर जाएगी, विधायक टूट जाएँगे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि सरकार राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। तो ये जो चीज़ें 15 महीने से 16 महीने से बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, उसी दिशा में ला बार-बार बयानबाज़ी हो रही है, उसी तरह से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, उसी तरह से कहीं न कहीं सरकार को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है और बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। बीजेपी देखा है आपने कि देश में
बहुमत नहीं है, विधायकों को डराकर खरीद के सत्ता परिवर्तन करने का काम कर्नाटक में उन्होंने किया, वही काम उन्होंने गोवा में किया, वही काम हिमाचल में एक समय में किया था, वही काम उत्तराखंड में उन्होंने किया था, वही मध्य प्रदेश में किया, प्रयास वही राजस्थान में रहा, लेकिन यहाँ विधायक टूटेंगे नहीं, ये सच्चाई है। तो नहीं, सरकार लेकिन को मलिक साहब, बदनाम किया जाए, हाँ, माहौल बनाया जाए। मलिक साहब, जो मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही है, आपने कहा कि ये जो एंटीलिया विस्फोट का जो केस है ये ज्यादा बड़ा है, सचिन वाजे की जो भूमिका है वो ज्यादा बड़ा केस है, लेकिन आज जो अनिल देशमुख के बारे में जो चीजें कही गई हैं कि वो एक एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहे थे, और जिस तरीके की बातें देखिए परमवीर फोन सिंह ने का अपने फोन याचिका में, अब देख सुनिए, जो नहीं नहीं ठीक है, याचिका याचिका में में उन्होंने कहा ये है, भी कहा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है। और नहीं, देखिए, आरोप लगाने वाला खुद संदेह के घेरे में है। आरोप लगाने वाले पे बहुत सारी सख्ती सुई है। अगर हम्म। वो अपने बचाव में किसी और पे आरोप लगा दे, तो उसके आरोप को सही मानकर लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, ये उचित नहीं है। हमें लगता है कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार अपना पक्ष रखेगी। नहीं, हमें लेकिन लगता जो है कि कुछ न कुछ दबाव के कारण कमिश्नर साहब किसी दबाव में है, व्यक्तिगत दबाव में। आज नहीं कल ये सारी जांच में चीजें सामने आएगी। नहीं, तो जो ये बात है कि याचिका में उन्होंने जो ये बातें कही है कि वो चेन ऑफ कमांड्स को तोड़कर और जबरदस्ती अनिल देशमुख इंटरफियर करते थे, और पॉलिटिकल एजेंडा के हिसाब से वो चाहते थे कि जो जांच की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़े, तो ये सब जो मामले हैं ये बहुत मामूली नहीं है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, पॉलिटिकल मोटिवेटेड आरोप है। आत्महत्या मुंबई शहर में हुई तो अनिल देशमुख मुकदमा मुंबई में दर्ज करो, ये कोई दबाव में कहेंगे कि दबाव के किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मुकदमा मुंबई में दर्ज करना है। हम्म। अगर सुसाइड नोट में किसी का नाम लिया जा रहा है कि इनके कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं, तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है। और मुख्यमंत्री ये जो मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुझ पे दबाव डाला जा रहा था कि ये नाम डालो, जो हम्म। सुसाइड करने वाला व्यक्ति है उसने चिट्ठी छोड़कर सुसाइड किया है। अब उसको कहा जा रहा है कि दबाव बनाया जाता। हमें लग रहा है कि कमिश्नर साहब अपने बचाव में कुछ चीजों को डायल कर रहे हैं। आज नहीं कल सारी चीजें सामने आएगी और कमिश्नर साहब कुछ तो है जिसके कारण इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये बात सही है मलिक साहब कि जो सचिन वाजे का जो रिश्ता है शिवसेना के साथ, वो व्यापारिक रिश्ता भी था, वो कहीं ना कहीं उनका कोई एक बिजनेस इंटरेस्ट भी शिवसेना के साथ था, ये बातें भी पब्लिक डोमेन में आ रही हैं सामने। पब्लिक डोमेन में नहीं है, ये गॉसिप है। जो पॉलिटिकल लोग हैं हम्म। बीजेपी के, जो कल तक शिवसेना को आज ओनर्स दे रहे हैं, वो हम्म। ओनर्स बीजेपी अपने साथ भी लेके चल रही थी। हमें लगता है बिजनेस कोई रिलेशन नहीं। ये हम्म। बात सही है कि धर्म के आधार पे ये लोग राजनीति करती थी दोनों पार्टियां। उस समय ख्वाजा यूनुस की आज जो कस्टोडियल डेथ थी, गलत तरीके से बम ब्लास्ट में फंसाने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया, उसका मर्डर किया गया और लाश को जलाकर खाई के नीचे फेंका गया। आज तक लाश बरामद नहीं। जो सारे सरकमटेंसेस थे उसको बीजेपी और शिवसेना हिंदू मुसलमान बनाकर पेश कर रही थी। बीजेपी भी उसी एंगल से ये सारा मामला 2004-5 में रखती थी। शिवसेना भी इसी तरह की धार्मिक भावनाओं की राजनीति कर रही थी। बीजेपी और शिवसेना एक साथ खड़े थे, लेकिन बीजेपी के बजाय मराठी मानुस होने की वजह से शायद वो शिवसेना में गए थे। अब बीजेपी कह रही है कि ये शिवसेना के पार्टनर थे, लेकिन बीजेपी उस वक्त जब वो ख्वाजा यूनुस के कत्ल के मामले में गुनहगार बने, तो बीजेपी उनके साथ खड़ी थी, ये सच्चाई है। लेकिन मलिक साहब, जो ये बातें सामने आ रही है कि सचिन वाजे जूनियर होने के बावजूद उनको बिल्कुल प्लम केसेस उनको दिए जाते थे और बड़े केसेस उनको हैंडओवर कर दिए जाते थे, वही और कमिश्नर दे रहे थे ना, जो कमिश्नर उन्हें रीइंस्टेट कर रहे थे, वही कमिश्नर उनको केसेस दे रहे थे। वही टीआरपी का मामला उन्होंने दिया, वही और मामला जो भी था। आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को या आपकी पार्टी को इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनको कैसे प्लम पोस्टिंग्स दी नहीं जा इल्म रही है, क्या है, किसी ने देखिए उनसे ऐसा सवाल है, नहीं पूछे। किसी को नहीं नहीं, देखिए कमिश्नर है तो उसको पूर्ण अधिकार होता है कि वो अपना विभाग, अपना मुख्यालय किसको किस तरह से काम कर रहा है, उससे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव काम में कोई पॉलिटिकल ऑर्डर नहीं दिया जाता। जो हम्म। कुछ निर्णय है कमिश्नर साहब स्वयं लेते हैं। ये सारे निर्णय उन्होंने अपने स्वयं लिए थे, किसी पॉलिटिकल आदेश के तहत निर्णय नहीं लिए गए। आज परिस्थितियां बदली है, तो ये है कि सरकार के कहने से क्या होगा, हम ये मानते हैं
कि सचिन वाजे की करीबी जिस तरह से कमिश्नर साहब से थी, जिस तरह से चीजें हुई है, कमिश्नर साहब कहीं ना कहीं शक के घेरे में है, अपने बचाव में दूसरों पे वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो मलिक साहब आप कह रहे हैं कि सचिन वाजे परमबीर सिंह से बहुत करीब थे, लेकिन शिवसेना का कोई भी इंटरफियरेंस नहीं था। अगर सचिन वाजे मैंने को रहा टीआरपी क्या, सुन उनका मेरी पॉलिटिकल बात सुनिए मलिक कनेक्शन, साहब। देखिए जरा सुनिए आप, जी। वो उसका पॉलिटिकल कनेक्शन रहा होगा, लेकिन सचिन वाजे थाना कमिश्नर परमवीर सिंह किस तरह से इनके रिश्ते जब आउट ऑफ सर्विस है उस वक्त भी थे, ये भी पूरा शहर, पूरा महाराष्ट्र जानता है, आज भी लोग जानते हैं कि परमवीर सिंह के जब वे थाना कमिश्नर थे, जब वो बीजेपी की सरकार में, उस वक्त भी सचिन वाजे उनके करीबी थे। हम्म। अभी ऐसा है कि कोई अधिकारी पॉलिटिकल पार्टी में अपने बचाव के लिए नहीं जाता तो होगा, तो मैं पार्टी क्या का मानूं कि सचिन वाजे परमबीर सिंह का आदमी है या सचिन वाजे शिवसेना का आदमी है, जांच में इसको चीज, कैसे देखिए समझा जाए? एनआईए की जांच है। देखिए हम एडिट अगर कुछ कहे तो शक खड़ा कर लो, एनआईए की जांच है। कल सचिन वाजे किसके कहने पे बम लगाया, किसको फायदा पहुंचाने के लिए लगाया, क्यों मनसुख हिरेन की हत्या उन्होंने की, ये हम्म। सारी जांच में चीजें आ जाएंगी। हमें लगता है शक की सुई कहीं ना कहीं बड़े लोगों की तरफ जाएगी, और उसी डर से इस सारा आरोप का खेल कमिश्नर साहब कर रहे हैं। आज नहीं कल ये सच्चाई लोगों के सामने आएगी। लेकिन मलिक साहब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब जो पूरी शक की सुई है वो उद्धव ठाकरे के दरवाजे तक पहुंच रही थी, इसलिए अब ये जितना पॉलिटिकल ठीकरा फोड़ना है वो चलिए परमबीर सिंह के ऊपर ये फोड़ रही है। सारा पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये बीजेपी का बनाया हुआ एक खेल है। कोई हम्म। ना उद्धव ठाकरे ने किसी को बम लगाने के लिए कहा, न किसी की हत्या करने के लिए कहा। जो कुछ है एनआईए जांच कर रही है, हमें पूरा यकीन है कि सच्चाई सामने आएगी, और उसी के डर से ये आरोप लगाने का काम कमिश्नर साहब कर रहे हैं। और जिस तरह से मोहन डेकर का मामला जोड़ा जा रहा है, बीजेपी का कवच ओढ़ने का एक प्रयास हो रहा है। लेकिन मलिक साहब एक और जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है और वो ये है कि जो छवि है मुंबई पुलिस की, विश्व की जानी मानी पुलिस फोर्स में मानी जाती है मुंबई पुलिस, और आज जिस तरह से उसकी छवि तार तार हो रही है कि इस तरह से उगाही की जाती है पैसे की बार्स और रेस्टोरेंट से, और ये पहली बार नहीं है, ये बातें पहले भी पब्लिक डोमेन में कई बार आ चुकी हैं कि किस तरीके से एक्सटॉर्शन रैकेट्स चलाए जाते हैं। पहले बार डांसर्स की बात आती थी, अब ये जो चिट्ठी सामने आई है इसमें पता चल रहा है कि बार्स और रेस्टोरेंट से पैसे का लेन देन होता है, और पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि भाई आप हर महीने इतने पैसे लेकर आइए। तो ये जो एक बड़ा गेम है, ये जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का, और किस तरीके से पुलिस को पेट्रनेज देती है या पॉलिटिकल पेट्रनेज मिलती है, इस पर आज कोई क्यों कुछ नहीं बात कर रहा है? जूलियो रोबेरो ने देखिए किस तरीके से स्टेटमेंट्स दिए हैं अभी पिछले 2-3 दिनों में। तो देखिए ऐसा मैं लग रहा है कि आपको बहुत ही नाजुक स्थिति शायद, से गुजर रही है मुंबई पुलिस। देखिए हम फिर कहते हैं कि वही चीजें घूम घूम के आप ला रहे हैं। हम्म। मुंबई पुलिस में बदमाश आन रहे, उन्हें छांट छांट के, जब हम लोगों की सरकार रही हम लोगों ने उन्हें सस्पेंड भी करने का काम किया। ऐसा नहीं कि मुंबई पुलिस में जब कोई बदमाश तरह के लोग रहे उन पे कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर अगर कुछ बदमाश लोगों ने गलत तरीके से काम किया है तो उन पे कार्रवाई होगी। मुंबई पुलिस का अपना एक रुतबा है, और मुंबई पुलिस में कहीं ना कहीं कुछ बैड एलिमेंट्स भी रहे हैं जिनके ऊपर कई बार कार्रवाई हुई है, सस्पेंशन हुआ है, सजाएं हुई है। अगर आज भी कोई गलत काम कर रहा है तो हम्म। किसी को बचाने का काम नहीं किया जाएगा। लेकिन ये बात सच है कि जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि सरकार ये सब करवा रही थी, हमें लगता है पॉलिटिकल चीजें हैं। जो भी अधिकारी इसमें इन्वॉल्व है उन सारे लोगों पे कार्रवाई होगी, और जिस व्यक्ति के पत्र को लेके सारी बहस हो रही है उस व्यक्ति के ऊपर जो सवाल खड़े हैं, हम लगता है जांच में वो सारे जवाब सामने आएंगे। लेकिन जो एक दो सवाल मेरे रह गए हैं मलिक साहब, वो ये शायद है मुझे कि लगता है, मैं देखिए बस बस। शायद वही वही सवाल, बार बार वही सवाल आ रहे हैं, और बार बार मैं वही जवाब दे रहा हूँ कि जो कमिश्नर साहब हैं वो संदेह के घेरे में, हम्म। उनका पत्र को गंभीरता से लेना ये ठीक नहीं। हम्म। जांच हो रही है, कल नहीं परसों, 4 दिन बाद सच्चाई सामने आएगी। एंटीरिया के सामने बम किसके कहने पे लगाया गया, मनसुख हिरेन की हत्या क्यों की गई, ये बड़ा सवाल है। और उस आदमी की इर्द गिर्द शक्ति सुई घूम रही है, वही पत्र के जरिए लोगों पे सवाल खड़ा कर रहा है। ये सारा संदेह के घेरे में है। जांच होने दीजिए, सच्चाई सामने आएगी।
कमिश्नर साहब का क्या रोल था वो भी खुल के सामने आएगा। तो अगर मैं एक लाइन में अगर आपसे पूछूं कि इस पूरी पिक्चर का हीरो कौन है और डायरेक्टर कौन है, मुझे ये बता दीजिए। नहीं, पूरे पिक्चर का विलन कौन है ये पता चलेगा आज नहीं कल। हीरो और डायरेक्टर का सवाल नहीं है, इसमें विलन कौन है इसको ढूंढने की जरूरत है। और जो विलन है वही कहीं ना कहीं लोगों को विलन बनाने के प्रयास कर रहा है। आज नहीं कल सच्चा जो विलन है वो लोगों के सामने आएगा। लेकिन जो कल संजय राउत ने जो एक बात, देखिए मुझे नहीं लग नहीं, रहा है बस ये मेरा आखिरी सवाल है। उसने देखिए मैंने काफी नहीं आप उसी सवाल को गोल गोल पूछ रही हैं। एक जिसका कैरेक्टर संदेह के घेरे में है उसको लेके मैंने आपको 20 बार जवाब दिया। वही सवाल बार बार आप पूछ रहे हो। मलिक साहब, मुझे एक लगता आखिरी सवाल है, उसके बाद में ये आप शो देख लेना, अपना शो खुद देख लेना, उसी सवाल को आपने 20 बार पूछा है। नहीं मलिक साहब, एक मेरा जो आखिरी सवाल है उसके बाद मैं इंटरव्यू को रैप अप करूंगी कि संजय राउत ने ये कहा था कि अब समय आ गया है कि एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों को ये देखना चाहिए कि उनके पैर कितने जमीन में इस समय है। ये किस लिए उन्होंने कहा था ये बात, कि क्या कोई मतभेद है इस समय तीनों पार्टीज में? वो खुद कहेंगे, वो क्यों कहते हैं उसकी सफाई वो दे सकते हैं। हम लोग सच्चाई के आधार पे बातें करते हैं। उनका बयान उन्होंने क्यों दिया, आत्म परीक्षण की जरूरत है, इसको वो कह रहे थे, वो वही बता सकते हैं। लेकिन आपको सरकार गिरने का कोई डर नहीं है? आपको सरकार गिरने का इस समय कोई डर नहीं है? सरकार कोई ऐसा मकान है कि बुलडोजर लेके कोई गिरा देगा? संवैधानिक तौर पे सरकारें बनती हैं, जो विधानसभा में बहुमत होता है, बहुमत के आधार पे सरकारों का गठन होता है। और जो बहुमत की सरकार हो उसे कोई बुलडोजर से गिरा दे, षड्यंत्र से गिरा दे, ऐसे नहीं होता। सरकारें विधानसभा के पटल पे जब अपना बहुमत देती है तब वो सरकारें गिरती हैं। आज सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत के करीब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं और हमें लगता है कि हमें किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो परमवीर सिंह की वजह से सरकार नहीं गिरने वाली है? बहुमत है कम से कम 40-45 है। सवाल ही नहीं, सरकार गिरना, राष्ट्रपति शासन लगाना, ये कहीं ना कहीं एक गॉसिप है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई तथ्य नहीं। लेकिन परमवीर सिंह के एपिसोड के पास इतनी ताकत नहीं है कि महाराष्ट्र विकास सरकार। फिर मैं कह देता हूँ, जो अधिकारी शक के घेरे में है उसको लेके आप बार बार सफाई मुझसे ना पूछें। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई ये कह दे ये सरकार गिरे, मुंबई केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि पटल पर बहुमत अगर कोई सरकार खो दे तो वो सरकार सत्ता में नहीं रह सकती। इस सरकार के पास 172 एमएलए का बहुमत है। जब भी पटल पे सिद्ध करना होगा 172 से 180 तक ये आंकड़ा जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच नवाब मलिक साहब, आप हमारे साथ आपने बात किया, सत्यहिंदी पर आप आए, और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि कैसा लगा ये इंटरव्यू नवाब मलिक के साथ, इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। और एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने गूगल प्ले स्टोर से सत्यहिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच नवाब मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच। सत्यहिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।